बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हालात ने कुछ अजब करवट ली है, मामले ने कुछ अजब नया रुख लिया है। अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत वाज़ेह, बहुत वाशगाफ, बहुत दो टोक अल्फाज और अंदाज में कहती थी कि इनसे बात करें। ये है कौन, इनकी क्या सियासी हैसियत है, कठपुतलियाँ हैं, रक्स कर रही हैं, इनसे क्या, इनके पास इख्तियार ही नहीं, इनसे क्या बात करें, इनसे क्या मुज़ाकरात करें। गवर्नमेंट के लोग कह रहे थे, राना सनाउल्लाह ऑन एयर कई मरतबा कि जी हम कहते हैं हमसे बात करो, वो कहते हैं बात ही नहीं करनी हमसे, तो ठीक है। तारिक फजल चौधरी कि जी हमसे आप बात तो करें तो हम बात करेंगे। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। और इस तर्ज की राय एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तवातुर के साथ सामने आ रही थी। आज खबरें क्या आ रही है तवातुर के साथ सामने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत का राब्ता होने वाला नहीं बल्कि हो गया है। एक बाकायदा नहीं तो कम अज़ कम एक ऑफिशियल नहीं तो एक किसी न किसी सतह पर एक आगाज़ ज़रूर हो गया, गैर रस्मी कह लें, मैं ये लफ्ज़ ढूंढ रहा था, मैं गैर रस्मी कह लें, एक मुलाकात, एक बर्फ़ ज़रूर पिघल गई। आज ये खबरें आ रही हैं और इस खबर को मुस्तनद साबित करने के लिए कुछ और चीज़ें भी सामने आ रही हैं। ये क्या मामला हुआ है, क्यों हुआ है, इससे क्या होगा, ये हम जानेंगे। सबसे पहले एक मुख्तसर, आप पहले देखिए, ज़्यादा पुराने दिनों की बात नहीं है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पाए के रहनुमा बारहा इस बात के दलाइल थे कि क्यों हुकूमत से बात करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया एट ऑल। हमारी स्टेटेड पोजीशन है कि हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत करने को तैयार थे, तैयार हैं और तैयार रहेंगे। नंबर वन, वो ताकत का मंबा है, ताकत उनके पास है। अब ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात, ये खुद इस अहल ही नहीं है, क्या मुज़ाकरात करेंगे? हाँ मुज़ाकरात हम करेंगे, लेकिन हम मुज़ाकरात करेंगे आर्मी चीफ के साथ, DGI के साथ, पाकिस्तान की फौज के साथ। ये बेचारे, ये तो रिजेक्टेड लॉट है, ये हमारे साथ क्या बात करेंगे? पावर का जो मंबा है वो कहाँ है? पुरानी बात है उनकी, जब उन्होंने एक कमेटी भी बनाई थी, शहजाद साहब आपको याद होगा कि हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ एंगेज करना चाहते हैं, वो रहती है, हमारी कंटेंशन वो मौजूद है। पाकिस्तान में अगर किसी ने, मैं तो कहूँगा, जिंदा रहना है सियासी तौर पे या अलावा भी, तो उसको तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला करना पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब के पास है ही कुछ नहीं है, शहबाज शरीफ के साथ कुछ नहीं है, राना सनाउल्लाह साहब के पास कुछ नहीं है, ये उनके टाउट्स हैं, उन्हीं के बिहाफ के ऊपर बात करते हैं। बात होगी उन्हीं से होगी जिनके साथ होनी चाहिए, जिनके पास ताकत है, जो ताकत का मंबा है वो इस्टेब्लिशमेंट है। ये लोग तो कुछ भी नहीं है, इनको मैं कहता हूँ ये तो डमीज हैं। फिर थोड़ा, ये तो चले कुछ माह पहले या कुछ हफ्तों पहले की बात होगी, अभी थोड़े दिन पहले, 7-8 दिन पहले, जब एक बयान आया बैरिस्टर गौहर का जिससे तासुर मिला कि शायद PTI राजी हो गई है गवर्नमेंट से बात करने के लिए, तो हमने वो बयान पढ़ा और पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन से पूछा, शेख वकास साहब से, कि क्या ये तासुर लेना दुरुस्त होगा कि PTI हुकूमत से बात करने पर राजी हो गई। उन्होंने बिल्कुल इसकी नफी की। ये सवाल था और ये जवाब था। आज ये अखबारात की जीनत, मतलब टेलीविजन की जीनत बना है बैरिस्टर गौहर साहब का बयान, आपके नज़र से भी गुजरा होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रेडी फॉर टॉक्स विद ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, सेज गौहर आफ्टर इस्लामाबाद प्रोटेस्ट डिबैकल। सो ये इससे ये मुराद लेना ठीक है कि PTI तमाम जमातें यानी हुकूमती जमातों से भी बातचीत के लिए तैयार है या नहीं? नहीं, इसमें हुकूमती जमातों के हवाले से भी कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी पॉलिसी ना पार्टी ने दी है ना इस पर फैसला हुआ है। यानी आज के बयान से अगर ये तासुर कहीं जा रहा है कि जनाब PTI ने एक ऑफर किया है या एक रास्ता खोला है कि अगर हुकूमत हमसे बातचीत करना चाहे तो हम करेंगे, तो ये तासुर गलत है। ये तासुर बिल्कुल गलत है। एक तरफ हमारे पास 12 शुहदा की मय्यतें हैं, कब्रें हैं, लाशें हैं, और इस वक्त हम उन्हीं लोगों को जिन्होंने मिलकर ये सब कुछ किया है, हम इस वक्त उनके साथ, इसलिए तो ये तो मुनासिब नहीं है। ये 6 दिन पहले का बयान है। आज का बयान शिबली फराज साहब का सेनेट में खड़े रह के, जो कि सेनेट में कायदे से इख्तिलाफ भी हैं, वो देखिए क्या है, जिसमें वो कह रहे हैं हम सबसे बात करने को तैयार हैं। हमारी पार्टी इस बात पे यकीन रखती है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। चेयरमैन इमरान खान ने मुज़ाकराती टीम तश्कील दी है 5 मेंबरान पे। ये कमेटी हर एक से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। आए जी, आप हमारे भाई हैं, सियासी इख्तिलाफात जरूर होंगे, होने भी चाहिए, ये जाती दुश्मनी नहीं बनानी चाहिए। हमारे भाई हैं, बात करने को तैयार हैं। पार्टी के एक और सीनियर तरीन रहनुमा सलमान अकरम राजा साहब ने भी आज ही कहा, जिससे आप ये तासुर आराम से ले सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि हम बात करने को तैयार हैं और सबसे बात करने को तैयार हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, मुज़ाकरात हम हर एक के साथ करने को तैयार हैं। जो कोई भी आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हमारे साथ खड़ा होना चाहता है, हमारे साथ बात करना चाहता है, हम उसके साथ खड़े भी होंगे, उसके साथ बात भी करेंगे। ये देखिए बैरिस्टर गौहर साहब, पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा, नेशनल असेंबली के फ्लोर पर खड़े रहकर कह रहे हैं हमें इस ऐवान से इंसाफ चाहिए। ऐवान में तो
एस्टैब्लिशमेंट नहीं बैठी ना, फौज तो नहीं बैठी, सियासतदान बैठे, तो वो भी यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखिए। हम भी मुतालबा करते हैं कि हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये इंसाफ हम इस ईवान के थ्रू लेना चाहते हैं। हमें मजबूर न करे कि हम दोबारा सड़कों पे आए, ये ईवान हमें वो इंसाफ दे दे। यहां तक कि बैरिस्टर गौहर साहब ने अब से थोड़ी देर पहले आसमा शरारी साहबा के प्रोग्राम में तो एक और वजाहत कर दी कि पहले पीटीआई पहले तो कहती थी हम बात ही नहीं करेंगे गवर्नमेंट से, ये है कौन। फिर कहीं से आवाज आई कि हाँ अगर बात करेंगे भी तो इन शराइत के साथ बात करेंगे कि हमारे असीरान रिहा करें, ये करें, वो करें। अभी बैरिस्टर गौहर साहब ने 8 बजे कहा कि बगैर शराइत के भी बात कर लेंगे, ना वो शराइत लगाएं ना हम शराइत लगाएं। यानी उन्होंने अपनी पार्टी के लिए भी कह दिया कि हम बगैर किसी शराइत की बात करने को तैयार हैं। ये उन्होंने अभी आसमा शरारी साहबा से क्या कहा देखिए। यही है कि आप बैठ जाए, इब्तिदा तो कहीं से करना है, और हम समझते हैं कि अगर कमेटी मौजूद है और मुज़ाकिरात होते हैं तो मुज़ाकिरात ही से आगे मसाला। लेकिन 2 शर्तें, आपकी तरफ से भी शराइत हैं और उनकी तरफ से भी शराइत हैं। जहाँ तक बातचीत का ताल्लुक है, डायलॉग का ताल्लुक है, तो उस पर कोई प्री कंडीशन नहीं होने चाहिए। सियासत में आप एक दूसरे के लिए न मापिया मंगवाते हो, न मापिया जो है ना शर्त रखते हो कि आगे की तरफ बढ़े। मुज़ाकिरात में और फ्यूचर जाने के लिए ये आड़े नहीं आना चाहिए कि जी जब तक ये नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ेंगे, फलाना नहीं होगा तो आगे। आप बैठेंगे, बात करेंगे तो आगे बात बढ़ जाएगी। क्या मामला है ये। जनाब रऊफ हसन साहब सीनियर रहनुमाए पार्टी के, हेड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिसी थिंक टैंक के भी, सो अगेन वेरी रेलिवेंट, क्योंकि जाहिर है ये सारे बयानात का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी से ही तो है जो कि बयानात की सूरत में रिफ्लेक्ट हो रहा है। हुजूर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर सर। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रगुजार हूं मैं। सर बताइए, माजी के और आज के बयानात सुनाए, क्या पार्टी किसी एक थॉट प्रोसेस से गुजरी है जिसके बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि हुकूमत से भी बात कर ली जाए? चूंकि जाहिर है माजी के बयानात तो बहुत वाज़ेह थे कि भाई ये कौन है, इनकी सियासी हैसियत क्या है, ये कठपुतलियां हैं, इनके पास इख्तियार ही नहीं है, क्या बात करें इनसे। बदामी साहब, आपने इतना लंबा चौड़ा इब्तिदाइया सुनाया, मुझे बर्दाश्त करने का शुक्रिया सर। आप किस की स्टेटमेंट्स आपने सुना दी। देखिए, कुछ भी नहीं बदला, तो आप कोशिश जितनी मर्जी कर लीजिए, कुछ भी नहीं बदला। जहां तक सब्सटेंटिव कंपोनेंट है बात का, तो वो वही है जहां रुका, वहां जहां था, जो हम सब ने कहा हुआ है कि इनके पास देने को कुछ नहीं है। अगर ये, और ये पहले भी हम कहते थे और आज भी हम यही कहते हैं कि ये डमीज हैं, इनका स्टेटस जो है वो डमीज से ज्यादा नहीं है। ये रात के अंधेरे में इलेक्शन चोरी करके 17 सीट, 18 सीट, 20 सीटों के साथ ये इस वक्त एक गैर आईनी और गैर कानूनी हुकूमत को हेड कर रहे हैं। अच्छा। जो इस मुल्क को तबाही के नहज के ऊपर लेके आ चुकी हुई है। इस मुल्क की जरूरत है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब कुछ दिन पहले जिस तरीके से 26 तारीख को इन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को, अब तो खबर आ रही है कि उन्होंने जाती तौर के ऊपर इंस्ट्रक्शंस दी थी कि ये ऑपरेशन किया जाए, जिसमें कि गोलियां भी शामिल थी, वो सब कुछ था। तो इन हालात में तो इन लोगों के साथ बात करना तो शायद बड़ा मुश्किल काम होगा, लेकिन एट द सेम टाइम जो इस वक्त कौम की रियलिटी है, जो मुल्क की रियलिटी है, वो ये है कि मुल्क इंतहाई गंभीर मसाइल में घिरा हुआ है। और एक सियासी जमात होने के नाते ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब जमातों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा मकबूल सियासी जमात है, कि अगर कोई रोल प्ले किया जा सकता है तो वो रोल प्ले किया जाए। 2 चीजें मैं क्लियर करना चाहता हूं। नंबर 1, कोई अभी तक इस मोमेंट तक जब तक आप और मैं बात कर रहे हैं, कोई फॉर्मल गुफ्तगू जो है वो हुकूमत के साथ नहीं शुरू हुई। जो आपको, जिसको आप गुफ्तगू कह रहे हैं, वो अयाज सादिक साहब की हमशीरा जो है वो वफात पा गई हैं, तो उनकी ताज़ियत के लिए हमारे कुछ लोग जो हैं वो अयाज सादिक साहब के साथ मिले हैं। कोई गुफ्तगू का आगाज नहीं हुआ। मैं इसको यूं रिफ्रेश कर लूं कि आज जो मुलाकात हो गई वो तो इत्तेफाकिया थी, तो ये कहना ठीक होगा? नहीं जी, इत्तफाकिया तो नहीं थी, वो ताज़ियत करने गए थे, बाकायदा तौर के ऊपर अपॉइंटमेंट। नहीं, ये ताज़ियत के लिए गए और उस वक्त जब हुकूमत के लोग भी मौजूद थे तो मुसाफिया हो गया, सलाम दुआ हो गई, बस इतना ही है, ये कहना ठीक है? अयाज सादिक साहब ने मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कहा था जी कि हम फलाने शख्स को भी बुला लेंगे, तो वो मेरा ख्याल है कि आए थे। वो शख्स, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, लेकिन मुझे जो बताया गया है कि किसी किस्म की कोई गुफ्तगू जिसका कोई आगाज नहीं हुआ, तो बात वही है जहां के आज से 10 दिन पहले थी। हाँ,
पीटीआई ने एक स्टेप लिया था, इमरान खान साहब ने स्टेप ये लिया था ये 26 के डिबैकल के बाद। तो उन्होंने कत्ल किया है रात के अंधेरे में, आम करते रहते हैं, पहले भी करते रहते हैं। मॉडल टाउन का किस्सा भी आपको याद होगा, वहां भी इन्होंने कत्लगारी का बाजार गर्म किया था। तो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी कि जी आप जाके बात कीजिए, अगर कोई रास्ता निकलता है तो निकाल लीजिए। अब वो कमेटी अपने टीओआरस जो है वो तश्कील देगी, और कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कि काफी बातें जो थी वो उन्होंने क्लैरिफाई की थी। तो आगे देखते हैं कल परसों। आपने जी प्लीज। 14 तारीख तक की डेडलाइन है, अगर कोई बातचीत हो सकती है तो कर ले, नहीं तो खान साहब की कॉल जो है वो 16 तारीख के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का आगाज है। 14 यानी अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 11 हो रही है, यानी तकरीबन 72 घंटों में अगर बातचीत शुरू हो गई बाकायदा तो ठीक है, वरना सिविल नाफरमानी है। जी हाँ, ये खान साहब ने ऑलरेडी इस सिलसिले में इंस्ट्रक्शंस जारी कर दी हुई हैं। राइट। सिर्फ एक वजाहत चाह रहे थे, आपने इब्तिदाइये में कहा कि कुछ भी नहीं बदला है, जितनी भी कोशिश कर लीजिए हमारा बयानिया नहीं बदला। सर ये तो बदला है ना कि आप इनको कल भी डमी समझते थे, आज भी डमी समझते हैं, लेकिन कल आप ये कहते थे डमी इनसे बात करना वक्त का ज़िया है, आज आप कहते हैं ठीक है बात कर सकते हैं हम मुल्क के बेहतरीन मफाद। ये फर्क तो आया ना। देखिए वसीम साहब, मैं मेरे ख्याल बहुत कम लोगों में से हूं जिन्होंने हमेशा डायलॉग को प्रमोट किया और कहा है कि एट द एंड ऑफ द डे आपने टेबल के ऊपर बैठकर बातचीत के जरिए ही मुल्क के मसाइल हल करने हैं। एस्टैब्लिशमेंट के साथ आपने एस्टैब्लिशमेंट के साथ डायलॉग को प्रमोट किया ना। आपने कहा कि नवाज शरीफ के पास है क्या, उसकी इसके पास इख्तियार ही नहीं है, क्या बात कर रहे हैं उससे? बिल्कुल, मैं उस बात के ऊपर बिल्कुल कायम हूं, इनके पास कुछ नहीं है। अगर ये अपने आप को कॉन्ड्यूट बनाना चाहते हैं तो बन जाए कि जी इनके साथ बात करके, बात तो इन्होंने वहां जाके खड़े होकर हाथ जोड़ के इजाजत लेनी है ना, तो जाके ये कर लें। अगर ये अपना काम समझते हैं, स्टेटस वही समझते हैं कि हाथ जोड़ के खड़े होके इजाजत लेके आगे बढ़ना है तो कर लें। तो सर आज भी जो आपको इतना यकीन है कि इन्होंने उन्हीं से ही इजाजत लेनी है, बल्कि आज तो कमाल हो गया। एट सम पॉइंट इन टाइम मुल्क के मफाद को प्रेसिडेंस हासिल होनी चाहिए हर दूसरी चीज के ऊपर, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में वो मकाम आ गया है कि मुल्क के मफाद को फौकियत दी जाए बाकी तमाम चीजों के ऊपर। बिल्कुल सही। इनका स्टेटस जो था वो वही है, इस वक्त भी वही है। अच्छा सर, जिस तरह आपको अगर आज भी इतना ही यकीन है और उसकी माकूल वजूहात होंगी आई एम श्योर कि इन्होंने 10 बस्ता उन्हीं के सामने खड़े होकर कहना है कि सर बात कर लें क्या हम, बल्कि आज तो कमाल हो गया, नायब वजीर आजम ने ऐवान में खड़े होकर कहा कि आप लोगों ने हालात इतने ख़राब कर दिए कि अब मेरे जैसा मसले मुसालिहत पसंद आदमी भी कुछ नहीं कर सकता जब तक उनकी रजामंदी ना हो, और जाहिर है यहाँ उनसे मुराद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो है नहीं। तो जब आपको इतना यकीन है तो फिर ये पोजीशन में चेंज क्यों है कि आज आप इनसे बात करने को तैयार हैं, हालांकि आपको आज भी यकीन है कि बिल्कुल बेख्तियार हैं? मैंने कहा है कॉन्ड्यूट का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि अगर एक शख्स, हमारी देखिए एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी बातचीत होती रही है फ्रॉम टाइम टू टाइम, आपको पता है एंगेजमेंट हुई थी, 24 के ऊपर भी हमारी एंगेजमेंट हुई थी। मैं डिटेल्स पे नहीं जाना चाहता, वो डिटेल्स आप पूछिएगा भी नहीं क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ये एंगेजमेंट हमारी उनके साथ थी और है भी है। ठीक, अब अगर बातचीत के लिए कोई एक कॉन्डुइट है, एक रास्ता बनाया जा रहा है, तो उसको कंसिडर करने में कोई मुजायका नहीं है। होती है बातचीत या नहीं होती, मैं इस पोजीशन में नहीं हूं इस स्टेज के ऊपर के ये एस्टैब्लिश करूं वन वे और द अदर, या स्टेट करूं वन वे और द अदर। ये देखना होगा कि क्या मुहरकात हैं, क्या और है। बाकी जो नायब वजीर आजम की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि मेरे जैसा बंदा, ये तो सबसे ज्यादा स्टबन इंसान है जो कि इस वक्त हुकूमत में बैठा हुआ है। जो इसकी बैकग्राउंड है सारा कुछ देखिए और उसके बाद इनकी अपनी स्टेटमेंट्स निकाल के देखिए। ये तो उन लोगों में शामिल है जो कि PMLN के अंदर बातचीत की मुखालफत करते रहे हैं। अच्छा, ऐसे इकबाल जैसे लोग मुखालफत करते हैं। आपको पता है कि जब एक ब्रेक थ्रू हुआ था, राना सना के थ्रू हुआ था, महमूद खान नचिकज़ई साहब हमारी तरफ से थे, तो उस वक्त भी जो आवाजें उठी थी PMLN के अंदर से, उसमें इन लोगों की आवाजें शामिल थी कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। तो इन चीजों को, जो हकायक है, हिस्टोरिकल हकायक है, उनको भूलना नहीं चाहिए। हमने तो फिर भी लचक दिखाई है फ्रॉम टाइम टू टाइम। हमने आज भी महमूद खान नचिकज़ई साहब को एम्पावर किया हुआ है कि अगर आप जाके बात करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए, और जो भी उसके नताइज हैं वो उसकी बेसिस के ऊपर पार्टी अपने फैसले करे। आज तो आप खुद भी तैयार हो गए ना, कल तक आप कहते थे कि भाई सियासी जमात से बात करनी तो ये कर लें, नचिकज़ई साहब कर लें। आज आपने भी 5 रुकनी बना दी है कि भाई अगर बात करनी है तो कर लें। अब सर आपने ये तो वाज़ेह तौर पर कह दिया कि एज वी स्पीक कोई फॉर्मल बातचीत का आगाज नहीं हुआ है। नोटेड, फेयर इनफ, बिल्कुल ठीक है। ये भी बता दीजिए कि ये कहना ठीक होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहरहाल अपने तौर पर फॉर्मली, एक तो टेलीविजन पे कह रहे हैं वो तो अलग बात है, ऐवान में
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इज़हार या मुज़ाकरात का पैगाम ज़रूर भिजवा दिया हुकूमत को। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आज सारा दिन तमाम टीवी चैनल पर टिकट चलते रहे कि तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की पेशकश कर दी हुकूमत को बाकायदा। ये कहना ठीक होगा या इसकी भी तरदीद करेंगे? मेरा ख्याल है कि ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। अच्छा, नहीं होगा। जहां तक रहा टिकट्स चलने का, तो मेरे भाई अगर आप सुबह से शाम तक बैठ जाइए, टिकट्स देखते रहें और फिर देखें कि असल हकायक क्या है, तो आपको नजर आएगा कि उन टिकट्स में 1% भी सदाकत नहीं होती है। मीडिया अनफॉर्चुनेटली अंडर प्रेशर काम कर रहा है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सब जानते हैं। हम मीडिया को ब्लेम नहीं करते, लेकिन उम्मीद करते हैं कि मीडिया इस मुरास में से निकल के जर्नलिस्टिक एथिक्स के मुताबिक अपना रोल जो है वो अदा करना शुरू करेगा। हाँ, लेकिन ये जो बात खबर जिसका अभी आप तबसरा कर रहे हैं उस पर तो उसकी तो माकूल वजूहात यकीन करने की। चले आप, लेकिन आपने कह दिया भाई ये कहना ठीक नहीं होगा, तो आपका ऑफिशियल बयान आ गया और इसका भी टिकट चलेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप कह रहे हैं कि कहना ठीक नहीं है, ये कहना ठीक नहीं है कि हमने मुज़ाकरात की दावत भेजी है। बिल्कुल ठीक है। अब सर, अब बताइए, अगर मैं ये सवाल करूं, ये अज्यूम करूं, एंड अगेन वी हैव मेनी रीजंस टू अज्यूम, कि अगर फिर बात घूम फिर कर वहीं आकर रुक जाए कि साहब एक दिन था, उस दिन को 9 मई कहते हैं, उस दिन ये हुआ था, आप इसकी माफ़ी मांगेंगे तो बात आगे बढ़ेगी, वरना नहीं। अगेन इसकी माकूल वजूहात क्यों यकीन करने की कि अगेन खुद नायब वज़ीर आज़म ऐवान में कह रहा है कि भाई आपने 9 मई कर दिया है, अब वो राज़ी नहीं होंगे, वो नहीं होंगे तो हम कैसे कुछ कर सकते हैं। तो बात अगर फिर वहीं आएगी तो क्या मुल्क के मफाद में माफ़ी भी मांगी जा सकती है ताकि बात आगे बढ़े? ठीक है यार, फंस गया मुल्क। पहले तो नायब वज़ीर आज़म की जो स्टेटमेंट है वो हमारे उस स्टेटमेंट को कंफर्म करती है कि इनका अपना कोई स्टेटस, कोई इनकी अपनी ताकत नहीं है। ये मुस्तार ली हुई ताकत के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, और वो भी एक जाली मैंडेट की बेसिस के ऊपर। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, 9 मई के बारे में हमारी जो पोजीशन थी वो वही है। एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, नहीं होना चाहिए था, हो गया अनफॉर्चुनेटली। एक इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट जुडिशल कमीशन बनाए, वो इसकी कुलियतन तहकीकात करें, शवाहिद पेश किए जाएं, और जो रिस्पॉन्सिबल लोग गर्दाने जाते हैं उनको करार वाकई सजा दी जानी चाहिए। पीटीआई उसको सपोर्ट करेगी। सही है। तो हम ये कह सकते हैं कि पीटीआई ने एक एफर्ट की है कि बात मैदान के बजाय ऐवान में तय हो जाए। अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, वरना फिर मैदान का ऑप्शन तो है ही। जी, मैदान का ऑप्शन इसलिए है, मैं बिल्कुल ये आपको मेरी अपनी ज़ाती ख्वाहिश यही है, और मैं उसका बार बार इजहार करता हूँ कि मैदान तक नहीं पहुँचना चाहिए। हमारे पास जो फोरम्स मौजूद हैं, पार्लियामेंट का फोरम मौजूद है, हमारे पास जो इंस्टीट्यूशंस मौजूद है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जुडिशरी जो है, ये काफ़ी होने चाहिए जो मसाइल हों उनको हल करने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल एक डिसअपॉइंटिंग रहा है। ना पार्लियामेंट ने अपना रोल अदा किया है, और ना ही जुडिशरी अनफॉर्चुनेटली टू डेट अपना रोल जो है वो अदा कर चुकी है, बल्कि ऑपोजिट इन्होंने अपना रोल जो है वो अदा किया है, मामले को एग्रीवेट किया है, मामले को और ज़्यादा शिद्दत उसकी जो है वो उजागर की है। जुडिशरी की बात हुई तो अगर मैदान की बात है तो मैदान की बात भी एक पुरअमन तरीके से होनी चाहिए, और जो पुरअमन प्रोटेस्टर्स हैं उनके ऊपर आनी चाहिए। हुकूमत की अपनी फस्तायत का इजहार जो किया गया है, असल में बात उस पर होनी चाहिए कि निहत्ते लोगों के ऊपर क्यों गोलियां रात के अंधेरे गया। ये तो बात होती रहेगी ना। सही है। और उस पर भी वैसे आपने देखा कि वो ये कहते हैं, तो जरा ये तो उनको इस पर तो आप लाजवाब कीजिए। उन्होंने कहा जनाब कि वो तो कहते हैं ना कि जनाब एक भी ऐसा वाक़या नहीं हुआ, वरना हमसे उनकी डिटेल्स शेयर कीजिए, शनाख्ती कार्ड उनके शेयर कीजिए, हम साथ जाते हैं उनके घरों पे। ये कम से कम आप अपनी एक्टिविटी तो करने का इरादा रखते हैं ताकि इनको इस बात पे लाजवाब कर सकें। देखिए वसीम साहब, 12 शोहदा जो हैं वो कंफर्म हो चुके हुए हैं। उनके सिलसिले में डिटेल सारी जो है वो इकट्ठी कर ली गई हैं, और बाकी जो मिसिंग पर्सन्स हैं मैं उनकी तादाद में नहीं जाऊंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद है उनकी। उनको हम डबल ट्रिपल चेक कर रहे हैं, एक एक बंदे से एक एक घर में जाके वो चेक किए जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आइंदा 2 या 3 दिनों में हम ये फाइनल लिस्टें जो हैं विद डेटा हम ये पब्लिक कर देंगे, और इनके जो हुकूमत के अशखास हैं उनको भी हम दे देंगे, जो चाहते हैं वो उनको। हम सिर्फ इसमें किसी किस्म की ये नहीं चाहते कि गलती हो, क्योंकि इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ सोर्सेज से इकट्ठी कर रहे हैं, और ये लोग हुकूमत वाले बैठे हुए हैं कि एक भी गलत लाम हमने दे दिया अगर खुदा न खास्ता, तो उसकी बेसिस के ऊपर ये पूरे मीडिया को हमारे खिलाफ एक कैंपेन लॉन्च करने का कह देंगे। तो हम इससे मैं एक्चुअली आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये बात कि हम इसको मुख्तलिफ मल्टीपल सोर्सेज से चेक एंड काउंटर चेक करने के बाद ये फहरिस्तें जो हैं
ये जारी करेंगे। बिल्कुल ठीक है सर, फेयर इनफ। सर, आपने जुडिशरी की बात की तो एक ज़िमनी सवाल मैं पूछ लूँ। जाहिर है मैं सुपीरियर जुडिशरी की बात कर रहा हूँ इस वक्त सिर्फ, ऑफ कोर्स, कि जाहिर है माजी की जुडिशरी थी जिसके सरबरा जनाब फ़ाइद ईसा साहब थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़ेह अल्फाज में कहते थे कि हमें इस इंडिविजुअल पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, ये हमारे केसेस अलग हों और इनकी ये बिल्कुल हमें भरोसा नहीं है। अब जाहिर है क़यादत में तब्दीली आ गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, या अफरीदी साहब बैठे। आज आप को एतमाद है या आप आज की सुपीरियर जुडिशरी से या आज के चीफ जस्टिस से भी मायूस हैं? देखिए, ट्रांजिशन एक हुई है और ट्रांजिशन के साथ भी आपको याद है, मेरा ख्याल शायद आपके प्रोग्राम में या किसी और प्रोग्राम में मैंने वेलकम किया था नए चीफ जस्टिस साहब को और ये कहा था जी कि हम उम्मीद करते हैं कि वो आइन और कानून के तकाज़ों के मुताबिक इंसाफ फ्राहम करना शुरू करेंगे। अब देखते हैं, ये बड़े बड़े मुकदमे लगाए हैं अब वो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो तरीका एक कार है उसके साथ हमने 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको पता है कि हमने रिजेक्ट की हुई है, लेकिन रिजेक्ट करने के बावजूद हम उसके जो जुडिशल कमेटी है उसके मेंबर बने हैं, क्योंकि दैट जुडिशियल कमेटी जो है उसने जजेस को अपॉइंट करना है। एंड वी फेल्ट, यू नो, पॉलिटिकल कमेटी में वी फेल्ट के जी इट्स इंपॉर्टेंट कि पीटीआई बीइंग द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी अपना एक रोल अदा करे। सो अपनी रिजर्वेशंस के बावजूद हम उसमें शामिल हुए हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि हम कन्विंस करें जुडिशरी को कि वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करें। ये बड़े मुकदमे जो लगे हुए हैं इनके फैसलों के ऊपर मेरा ख्याल है कि जब आ जाएंगे, हम कोई डाउट्स क्रिएट नहीं करना चाहते, लेकिन उन फैसलों की बेसिस के ऊपर हम, मेरा ख्याल है कि जुडिशरी के बारे में एक अपना माइंड जो है वो मेकअप करने में यू नो हमारे पास वो एक लीड आएगी कि ये जुडिशरी किस तरफ जा रही है, कैसे अपने फैसले। आईनी अदालत हो या दूसरी, अभी फिलहाल उसके बारे में कुछ कमेंट करना आपके ख्याल में थोड़ा सा कबल वक्त है, ठीक है सर। ये सिविल नाफरमानी जो कि अब अगला बड़ा ऐलान है और जिस तरह आपने भी कहा कि अगर ये नई बातचीत शुरू होती 14 तक तो फिर 16 से सिविल नाफरमानी का आगाज है। ये कार्ड अमलन सर आपके ख्याल में कितना मौसर हो सकेगा? यानी मिसाल लीजिए, एक तो आपने कह दिया बैरून मुकीम पाकिस्तानी हो सके रेमिटेंसेज ना भेजिए, दूसरा पाकिस्तान में इसकी अमली सूरत क्या होगी? आप कहेंगे जी बिल ना भरो, नहीं भरेंगे वो बिल काट देंगे, बिजली काट देंगे, फिर क्या? यानी इसकी अमली सूरत या अमलन कैसे गवर्नमेंट पे डेंट डालेगी, प्रेशर डालेगी? वसीम साहब, ये अभी इसके खादोखाल जो हैं वो तय हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये डेडलाइन ख़त्म होने का जो दिन है 14 दिसंबर, 14 दिसंबर तक मेरा ख्याल है कि इसके खादोखाल जो हैं वो फाइनलाइज हो जाएंगे और इंशाल्लाह ताला मैं ज़ाती तौर के ऊपर सबसे पहले आपके साथ शेयर करूँगा। सही नहीं, आपको उम्मीद है, यकीन है कि कामयाब होगी है, पिछली सिविल नाफरमानी की तरह नाकाम नहीं होगी? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई ऐसी मूवमेंट शुरू नहीं करती जिस के बारे में उसको उसकी कामयाबी का यकीन ना हो। जी हम भी फील करते हैं। हाँ, रियासत के पास जो अपना एपरेटस है और जिस तरीके से उन्होंने रियासती फस्तायत का मुजाहरा किया है 26 तारीख को, उसके बाद तो कुछ भी हो सकता है। ये लोग और लोग मार देंगे जब आइन और कानून के तकाजे पामाल किए जाएं और जब इंसाफ ना किया जाए और ये कि इन लोगों को मतलब जो इनके बिम्स में आए उसके मुताबिक इनको फैसले करने की इजाज़त मिली हो, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि हालात साजगार नहीं हो सकते, हालात जो है वो नॉर्मलाइज नहीं हो सकते, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। सो मेरा ख्याल है कि जहाँ अगर हम मुज़ाकरात इनके साथ करने पे तैयार हो जाएं तो फिर इनको भी अपने रवैयों में बहुत बेसिक एक चेंज लानी पड़ेगी ताकि क्लियरली ये इंडिकेट हो कि ये भी मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहते हैं और उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के ऊपर तैयार हैं। मौलाना साहब से कोई हालिया राब्ता कि जनाब मिलकर कोई आगे का लामल बनाया हुआ है? और इस अगेंस्ट का पस मंजर ज़ाहिर है ये सवाल का कि वाज़ेह तौर पर मौलाना साहब नाराज़ हैं, उनकी पार्टी समझती है कि उनको डिच किया गया है, गवर्नमेंट ने वादा किया था एक बिल मंजूर करने का, वो मंजूर नहीं कर रहे हैं बल्कि सामने उलमा को ला के खड़ा कर दिया है। सो इस सारे तनाजुर में ऐसी कोई सोच है कि मौलाना साहब से बात की जाए कि आगे का लामल मिल के किया जाए? मौलाना साहब के साथ हमारा कांस्टेंट राब्ता है, बदामी साहब को, वो सेनेट के अंदर भी है और नेशनल असेंबली के अंदर भी है। हमारी सब कमेटीज़ बनी हुई हैं जो कि ऑपरेट करती हैं और वो एक कंसल्टेटिव प्रोसेस के ज़रिए आपस में बातचीत करके फिर मामलात के ऊपर फैसले करती हैं, तो वो तो जारी है। इसके अलावा और भी लोग जो हैं वो फ्रॉम टाइम टू टाइम मौलाना साहब के साथ मिलते रहते हैं, उनके साथ हमारे एक अच्छे ताल्लुकात हैं। जहाँ तक कि मदरसों का प्रॉब्लम है उसमें लाजमी बात है कि जी जो मोडस है कि जो किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, बात उसके ऊपर अटकी हुई है। और रजिस्ट्रेशन तो आपको याद होगा कि हमारे दौरे हुकूमत में भी हमने पोजीशन 2019 में होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम उस अपने जो हमारी तब कंटेंशन थी उसको चेंज करेंगे, लेकिन मौलाना साहब के साथ हमारे इस सिलसिले में राब्ते हुए हैं और देखते हैं कि ये मामला आगे किस तरीके से। यानी इस पर्टिकुलर मामले में आपकी राय फिर वही है जो 2019 में थी पीटीआई के दौर हुकूमत में, जो कि मौलाना साहब की राय से मुख्तलिफ है ऑन दिस वन पर्टिकुलर थिंग,
जब तक कि हम उस राय को एक स्टेटमेंट के जरिए चेंज नहीं करते, राय वही रहती है, तब तक वही राय समझ जाएगी जी, जो पहले थी वही राय। सर टुवर्ड्स द एंड ये फैज हमीद साहब वाला मामला ज़ाहिर है बहुत बड़ी पेशरफ्त है ना, कि अफवाज पाकिस्तान खुद बता रही है बाकायदा कि जनाब 4 मरहला अगले मरहले में दाखिल हो गया है फील्ड कोर्ट मार्शल और चार्जशीट फ्रेम। अब इसमें मैंने देखा कि ज़ाहिर है पीटीआई के कुछ दोस्त से कह रहे हैं ना फौज का एक बंदा है, फौज एहतसाब कर रही है, वो जाना है। लेकिन सर अब तो आप ये इसलिए नहीं कह सकते ना कि आप उससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन चार्जशीट में लिखा है और उसको पब्लिक किया गया कि वो समझते हैं कि एक सियासी जमात के साथ कन्नाइवेंस में ये सब कुछ हुआ है। और ज़ाहिर है जब वो सियासी जमात की बात है तो एमके पाकिस्तान की बात तो नहीं हो रही, पीटीआई की बात हो रही। जब वो लिख के देते हैं कि जनाब मजमून सियासी मकासद के लिए, तो ज़ाहिर है प्रो पीटीआई की बात हो रही। तो इसलिए इसमें पीटीआई का रिस्पॉन्स क्या है इस सब पे? देखिए, आप कह रहे हैं कि वो एमक्यूएम की बात तो नहीं हो सकती, वो आपको पता होगा, मुझे नहीं पता। अच्छा, आपको लग रहा है हो भी सकती है एमक्यूएम की बात? मुझे इसी तरह से मुझे ये भी नहीं पता कि किस जमात की बात हो रही है। अच्छा। जो हमें कंसर्न नहीं करती, हम उसमें क्यों एक अपनी टांग अड़ाने की कोशिश करें। ये मामला जो है वो हुकूमत जो फौज का अंदरूनी मामला है और वो अपने रूल्स के मुताबिक ये मुकदमा जो है उन्होंने इंस्टीट्यूट किया, वो इसको आगे लेके जाएंगे। जब किसी स्टेज के ऊपर हमारे ऊपर कोई उंगली उठेगी, जब किसी स्टेज के ऊपर हमारे ऊपर कोई डेफिनेटिव बात की जाएगी, तो उस वक्त वो ज्यादा एक अप्रोप्रिएट टाइम होगा कि हम रिस्पॉन्ड करें। अभी पता नहीं किस सियासी जमात की बात हो रही है ना, पहले क्लियर तो हो जाए, फिर वो सियासी जमात जवाब दे, है ना। पीएमएलएन की भी बात हो सकती है। सही, आप कह रहे हैं हम पे उंगली उठेगी, मेरे हाथ ना उठे। अच्छा ठीक हो गया। ये आपने ये मासूमाना जवाब दिया है आपने, ठीक, बिल्कुल ठीक, बहुत मासूमाना सवाल था, मासूमाना जवाब, इंतहाई मासूमाना जवाब। बहुत नवाजिश सर, थैंक यू वेरी मच। जनाब रऊफ हसन साहब आखिर में ये मासूमाना जवाब दे रहे थे कि फैज़ अमीन साहब के मामले में हम इसलिए कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे कि उस प्रेस रिलीज में लिखा है कि सियासी मकासद थे या एक सियासी जमात को सपोर्ट कर रहे थे। अब क्या पता नून लीग की बात हो रही हो, क्या पता हम कहेंगे पहले पता तो चले कि हम किसकी बात हो रही है, फिर वो जवाब दे देगी। तो हम पे उंगली उठेगी तो हम भी जवाब दे देंगे। ये सारे का सारा मामला। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बिरादर फवाद चौधरी साहब इस सारे मामले का एक नया हल उनके जहन में कि कोई कौमी हुकूमत बने जिसमें सारी जमातों की शमूलियत हो किसी ना किसी तरीके से। थोड़े दिनों पहले फैसल औड़ा साहब की भी किसी बात से ऐसी खुशबू आई। क्या ये कोई पॉसिबल है? क्या हालात उस तरफ जा रहे हैं? क्या आज मुज़ाकरात उसी तरफ एक पहला कदम है या कुछ भी नहीं बदला, ऐसी खाली शोर है? फवाद साहब से ही बात करते हैं छोटे देर ब्रेक के बाद। प्रेम आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। अभी जो सारे का सारा मंजरनामा बना है इसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक ये कि वाकई कहीं ना कहीं कोई सोच है कि जनाब बातचीत को मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाए, फ़रीक़ैन एक एक कदम पीछे हटें, एक रास्ता निकले, फंस गया मामला, मुल्क को आगे लेके चला जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी विलिंगनेस शो कर दी है, गवर्नमेंट भी करेगी और कहीं ना कहीं रास्ता आगे निकलेगा। और जब रास्ता आगे निकलेगा तो कोई ना कोई सूरत निकलेगी, वो उसमें से एक सूरत कौमी हुकूमत भी हो सकती है और मामला इस तरह आगे चलेगा, क्राइसिस ख़त्म होगा। एक सूरत ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी भी वजह से मुल्क के बेहतरीन मफाद में या उनको लगा हो कि अब ये तो मामला बहुत ही सख्त होने जा रहा है, फैज़ अमीन साहब का मामला बिल्कुल यहाँ तक आ गया, तो अब तो अगला मरहला खान साहब को फौजी अदालत में डालने का है और अब सख्तियाँ बहुत बढ़ जाएंगी। तो इस वजह से या किसी भी और वजह से पीटीआई को लगा हो कि अब ये मामला, अब ये जो है वो लड़ाई के बजाय अब ज़रा बातचीत के ज़रिए एक अपॉर्चुनिटी खोलने का वक्त है कि अगर कोई सूरत निकल आए और सामने से इसका जवाब पॉजिटिव ना आए, बल्कि सामने से फिर ये रिस्पॉन्स आए या ये सोच आए कि जब हमने माजी में बार बार गुजारिश की तब तो आपने नहीं वो किया, अब तो जनाब अब आपको जब 26 में भी आपका मामला नाकाम हो गया जैसे भी, और अब मामला सख्त हो रहा है तो अब हम मुज़ाकरात की बात करें, नहीं करते हम। इन दो में से कोई एक पॉसिबिलिटी होगी ना, कि क्या पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ये जानने की कोशिश करते हैं। और फिर अगर इफ़ कौमी हुकूमत इज़ एनी ऑप्शन, वो कैसे बन सकती है या नहीं प्रैक्टिकलिटी, इन सारी चीज़ों पर हम बात करते हैं। बिरादर फवाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं। हुजूर अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। पहले तो ये बताएं ना, आज वाली पेशरफ पे आपका खबर प्लस तज्जिया क्या है? क्या वाकई आज कुछ ऐसा हुआ है कि हम कहें यार ये वाकई एक बड़ी पेशरफ है जो पिछले काफ़ी हफ्तों में नहीं हुई, या इस सूरत हाल में एक नया मंजरनामा है कि जब ना सिर्फ ये कि वहाँ से कमेटी नामजद की गई बल्कि यहाँ से भी जो जवाब आया, यानी वी हैव इनफ रीजंस टू बिलीव कि बाकायदा पहली मरतबा एक बातचीत का सिलसिला चल पाए या चल पड़ेगा हुकूमत और पीटीआई के दरमियान। मैं नहीं कह रहा क्या होना चाहिए, वो तो आप बता चुके हैं। क्या ये होता नजर आ रहा है? आपके ख्याल में शोर ज्यादा मच गया, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं? नहीं, मेरे ख्याल में तो भी कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि जो प्रिवेलिंग ओपिनियन है फॉर इस वक्त हुकूमत में वो यही है कि जी हमने स्टेट पावर से स्ट्रीट पावर जो है वो खत्म कर दी है, वोट लेके आगे भी हम नहीं आए, अभी भी कोई जरूरत नहीं है, तो अभी दबा के रखें। अभी क्या जरूरत है बातचीत करने की, चीजें करने की?
तो फवाद साहब फिर वो सब क्या है? सॉरी आपकी बात अगर ऐसा है, और मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर रहा, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर वो क्या है कि राणा सनाउल्लाह साहब और एक दो और लोग टीवी पे आके बार बार कहते हैं कि देखे ना, हम कहते हैं हमसे बात करो, ये आदमी बात ही नहीं करता, ये कहता है फौज से बात करूंगा, ऐसे कैसे मामला चल सकता है? ये लोग तो टीवी पे आके कहते हैं। नहीं, ये तो ऐसे बेवकूफ बनाने वाली बात है ना। लेकिन अच्छा। शहबाज शरीफ ने नेशनल असेंबली में तकरीर की, उन्होंने कहा मेरे से बातचीत करें, अगले दिन बुशरा बीबी अरेस्ट हो गई, 9 महीने वो अरेस्ट रही। अब ये देखिए, अयाज सादक साहब का मुझे बड़ा एहतराम है, लेकिन जो स्पीकर की हालत ये है कि 10 सिटिंग MNAs पार्लियामेंट के अंदर से अगवा हो जाए और वो कुछ ना कर सके, तो उस स्पीकर ने बेचारे ने मुज़ाकरात क्या करने हैं? देखिए, इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का इदारा पाकिस्तान में बचा ही नहीं है। आपने अवाम तय था कि वोट जिसको मिलेंगे वो हुकूमत बनाएगा, वो आपने देख लिया। उसके बाद जो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के जिस जज ने थोड़ा सा भी आइन कानून के मुताबिक रिलीफ देने की कोशिश की, आपने देखा उसके साथ क्या हुआ। फिर हाई कोर्ट के जजेस के साथ क्या हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट। सो कॉन्फ्लिक्ट ECP आपके सामने है, तो इसमें स्पीकर ऑफिस, चेयरमैन सेनेट ऑफिस, ये सारे ऑफिसेज मुहज़्ज़ब दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के ऑफिसेज हैं, लेकिन ये सारे आपने तबाह बर्बाद कर दिए हैं। अब यस, नेगोशिएशन इज वन वे जिससे जरिए आप करते हैं, बट मेरे ख्याल में ये सोच अभी इसकी कोई एविडेंस नहीं है कि ये सोच है कि हम इस पे यकीन करेंगे ऐसा। अच्छा, लेकिन फवाद साहब एक तब्दीली ये तो आई है ना कि वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि कुछ हफ्तों पहले तक कहती थी कि भाई इनसे क्यों बात करें, ये हैं कौन, इनकी सियासी वक़्त क्या है, कठपुतलियां हैं, वो आज कह रही है कि हम सबसे बात करने को तैयार हैं। ये तब्दीली क्यों आई है? मैं खान साहब से मिला हूँ। हाँ, ये जो कमेटी है ये भी एक्चुअली तो अपोजिशन पार्टी से बातचीत करने के लिए बनी है। सो ये थोड़ा सा, क्योंकि PTI का नैरेटिव सेटिंग इज अ प्रॉब्लम, और आपको पता है कि अभी तक वो उनके जो भी है, मसलन आप देखिए ना कितना बड़ा ब्लेंडर है कि आपकी जो सबसे बड़ी इशू है, सबसे बड़ा इशू है कि वो अपना जो ये पहली मर्तबा जो है वो 11th आवर की तारीख में पहली मर्तबा इंसान के अलावा एक और मखलूक भी जो है वो लाइव आ गई है। ठीक है, हो जाता है लाइव शो, मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा, हाँ। सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि आप देखिए PTI का सबसे बड़ा क्या इशू था कि इलेक्शन में धांधली हुई है। आज इलेक्शन का केस लगा हुआ था और वकील को ही नहीं पता कि आज केस लगा हुआ है, और PTI की पार्लिमानी पार्टी जो यहाँ पे मौजूद है उनमें से एक पनामा में, मतलब आप देखें ना, हमने जो भी था वो केस भी था, बट थोड़ा क्रेडिट हमें भी दे कि हमने उसका एक इशू क्रिएट किया, उसको एक बनाया मीडिया में, एक जो पूरा है, और सबसे बड़ा इशू है आपका, आप वहां पे कोई बंदा ही नहीं है। सो PTI का नैरेटिव मेकिंग का एक इशू जो है वो तो है, और ये भी मेरा ये ख्याल है कि एक तो आप कह रहे हैं कि आपने लोग शहीद वहां पे हो गए हैं, और PTI का ये तासुर जा रहा है कि वही मिन्नतें कर रही है कि मुज़ाकरात हों, और हुकूमत से मुज़ाकरात की कोई तुक नहीं है इस वक्त PTI को अपोजिशन से मुज़ाकरात करने हैं। अपोजिशन से मुज़ाकरात होंगे, कोई अपने पाँव पे खड़े होंगे, फिर हुकूमत आपकी शराइत के ऊपर कोई बात करेगी, और बात जाहिर है कि अगर मोहसिन नकवी वगैरह वो लोग होंगे तो कोई इम्पैक्ट आएगा ना। आपकी राय हो सकती है कि ये कमेटी जो है वो अपोजिशन से बातचीत करने के लिए बनी है, लेकिन खान साहब की तो राय से अलग है ना। खान साहब का ट्वीट वाज़ेह है जिसमें लिखा है कि जनाब ये कमेटी है, ये मुतालबात हैं, बात मान जाते हैं तो ठीक है, वरना सिविल नाफरमानी है। तो जाहिर है ये जब वो कह रहे हैं कि ये कमेटी और ये मुतालबात है, तो वो ये तो नहीं कह रहा ना कि ये कमेटी फजलुर रहमान साहब के सामने मुतालबात रखे वरना सिविल नाफरमानी कर देंगे। जाहिर है वो हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। कमेटी के पास मैंडेट है और इसीलिए ये कमेटी बड़े जांजीदा लोगों के ऊपर है। टू बी फेयर विद जो सियासतदान है पहली बार कमेटी में शामिल हैं, और इसलिए इनसे तवक्को है कि ये चीज़ें जो है वो हुकूमत से आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आपने एक एजेंडा दे दिया है, आपने कमेटी बना दी है, अब हुकूमत ने मुज़ाकरात करने होंगे तो हुकूमत कर लेगी। PTI जो है वो तो ज़ाहिर है आप पीछे क्या मिलते तो नहीं कर सकते। हुकूमत का जो तासुर है वो ये है कि जी हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो जब ज़रूरत होगी तो तब वो कर लेंगे, नहीं ज़रूरत है तो नहीं है। फिर पाकिस्तान ऐसे ही चल रहा है इस वक्त। जो पाकिस्तान में अगर आप ये समझते हैं कि जी इकोनॉमी भी वापस आ गई है और सियासत भी ठीक हो गई है और हमने अपोजिशन को भी जो है वो मार कुट के ठीक कर लिया है, तो फिर मुज़ाकरात की जरूरत ही नहीं है। अगर आज दिन भर खबरें कभी कभी खबरें मतलब फैक्चुअली इनकरेक्ट नहीं होती लेकिन मिसलीडिंग हो जाती हैं,
तो अगर मैं यूं समराइज करूं तो ठीक है ना, बिफोर वी मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, कि अगर आज दिन भर की खबरों और टिकर्स और विजुअल से कोई ये तासुर लेता रहा है कि जनाब बर्फ पिघल गई है, बातचीत शुरू होने का इंदिया हो गया है और बातचीत बाकायदा आगाज हो जाएगा जिसके नतीजे में शायद बड़ी तब्दीली आ जाए, तो भाईजान ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है ना, एज वी स्पीक ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। दो कि मेरी ख्वाहिश यही है कि ये खबरें सही हों और बर्फ पिघले और पाकिस्तान जो है वो किसी हम नॉर्मलाइज हों। पाकिस्तान में तो इस वक्त नॉर्मल मुल्क ही नहीं है जहाँ पे किसी को कोई पता नहीं क्या अगले घंटे क्या होना है, कुछ नहीं होना। सो नॉर्मलाइज होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये भी है कि मेरे ख्याल में देखिए मुज़ाकरात भी होने चाहिए और इमरान खान का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ़र्ज़ ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को ये यकीन दिलाएं, जो बुशरा बीबी ने अपने खिताब में भी कहा था कि देखिए हम लोग अगर हुकूमत में आएंगे तो हमको क़यामत बन के आप पे नहीं टूट पड़ेंगे। पाकिस्तान उनको स्पेस देनी इंपॉर्टेंट है। और ये भी वसीम मैं इंपॉर्टेंट ये भी कहना चाहता हूँ कि देखिए पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI, इन तीनों पार्टीज में बड़ी ये ब्लेसिंग है पाकिस्तान के लिए 2-3 वजूहात से। हाँ। एक तो देखिए ये मिलिटेंट नहीं है, सही है। दूसरी बात ये है कि ये बहरहाल पाकिस्तान की बात करती हैं, फेडरेशन की पार्टीज हैं। और तीसरी बात ये है कि इन तीनों पार्टीज के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये एक दूसरे को अकोमोडेट करे। फॉर एग्जाम्पल अगर PTI, नून लीग और पीपल्स पार्टी को बिल्कुल एलिमिनेट करने पे आएगी तो फिर उसका मुकाबला किससे होगा? उसका मुकाबला यहाँ पे मुतशद्दिद लोगों से होगा पंजाब में और अल्ट्रा नेशनलिस्ट से होगा KP में, तो आप मुकाबला कर लेंगे उनका। इसी तरह से नून लीग जो है अगर PTI को बिल्कुल हटाना चाहेगी तो फिर उसका मुकाबला यहाँ पे किससे होगा? उसका मुकाबला यहाँ पे उससे होगा जिससे वो फिर आम मुकाबले उसको करने पड़ेंगे। तो देखें ये तो नहीं फिर पॉलिटिक्स इस तरह तो वो भी नहीं कर सकेंगे। सो तीनों पार्टीज को एक्चुअली इनका इंटरेस्ट है एक दूसरे को कि सर्वाइवल में भी। अच्छा, मैं तो इस बात से ना फवाद साहब बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ आपकी बात से, बिल्कुल सही बात। लेकिन ये आपको ये अंदाजा है ना, आप एग्री करते हैं बात से नहीं कि ये कोई पॉपुलर बात नहीं है खासतौर पर PTI के कैंप के लिए। यानी जब आप ये बातें तवातुर के साथ करेंगे कि जब जनाब वो यकीन दहानी कराएं खान साहब भी कि मैं सियासी मुखालिफिन को कुछ लूँगा नहीं आके, तो आपको ये कहा जाएगा कि भाईजान क्या नवाज शरीफ से लिफाफा पकड़ लिया गया नया, ये क्या बात कर रहे हो, ये क्या नैरेटिव है? जिस वीडियो की भी आप बात कर रहे हैं जिसमें बुशरा बीबी ने कहा, ताकतवर लोगों को पैगाम दिया कि खान साहब ने दर्स लिया है इस्लाम से जेल में बैठ के कि बदला नहीं लेना है। उसके बाद मेरी PTI के 2-3 लोगों से बात हुई तो उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा कि हाँ ये मैसेज बरादरान के लिए ज़रूर है कि उनसे कोई बदला नहीं लेंगे, लेकिन इन्होंने तो नहीं छड़ाएंगे ना, नवाज शरीफ ने इसको तो नहीं छोड़ेंगे ना, ऐसे थोड़ी कोई। नहीं, इनको भी मेरा तो ख्याल है कि वो मैसेज तो सबके लिए ही है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में इसमें जो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं, मैंने कल कॉलम भी लिखा है और मैंने कौमी हुकूमत मैंने समझता हूँ कि 1 साल के लिए अगर बन जाए और उसमें कि बफर्स क्रिएट हो जाए कि आप पार्टीज जो हैं वो एक सिस्टम्स क्रिएट कर लें कि आपकी पॉलिटिक्स की क्या होनी है और एस्टैब्लिशमेंट को भी ज़ाहिर है उसमें शमूलियत आए, तो एक तरीका वो है। और भी लोगों के जहन में होगा कि कैसे ये बफर्स क्रिएट किए जा सकते हैं, कैसे किए जा सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तो वसीम ये है, पहले टेम्परेचर तो नीचे आए ना। अगर टेम्परेचर इतना हाई है कि उसके अंदर जो है वो आपने जिस तरह से अभी कहा कि सिर्फ ये बात करना कि मुखालफों को आप कुचलेंगे नहीं, यही अनपॉपुलर है, तो आप अंदाजा लगा लेना कि टेम्परेचर कितना हाई है। और वजूहात भी हैं। देखिए नून लीग जिस तरह से कर रही है, आज मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी है डार साहब की। उन्होंने कहा कि जी हमने तो किसी को भी जो है वो ये नहीं कहा कि पर्चा करे और अंदर डाले। देखिए आपके दौर में क्या क्या नहीं हो रहा, आप ऐसे आंखें तो ना बंद करें। अगर आपने नहीं कहा तो जिन्होंने कहा है फिर उनकी जाके मिन्नत करें कि मेहरबानी करें। तो आज तो उन्होंने पूरी बात कर दी ना फवाद साहब, आज तो उन्होंने कोई लगी लिपटी रखे। आपने सुना ना उनकी तकरीर का वो हिस्सा जिसमें उन्होंने कहा मेरे जैसा मुसालियत पसंद, आपने वो 9 मई कर दिया और 26 को एक और 9 मई कर दिया कि मेरे जैसा मुसालियत पसंद बंदा भी कुछ नहीं करता जब तक उनकी रजामंदी ना हो। बात ही खत्म हो गई ना साहब, इससे तो खुल के क्या कहेंगे वो। नहीं बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ देखें ना, जैसे फैसल वाडा हमारे दोस्त जो हैं वो बार बार ये चीज डालते हैं कि हुकूमत ये सारा काम एस्टैब्लिशमेंट के खाते में डाल के खुद सिर्फ ऑफिस एंजॉय करना चाहती है। तो ये बात भी दुरुस्त नहीं है कि आप हर काम एस्टैब्लिशमेंट के खाते में डाल के खुद पतली गली से भी निकलना, ये भी एक स्ट्रेटजी। मुझे आपस ऑन लाइटर साइड मुझे अगले कुछ दिनों में टॉक शोज में जो ना फवाद चौधरी इसहाक डार साहब पे बरसते नजर आ रहे हैं, जो आज का बयान है उसके नहीं कोई ऐसी बात नहीं। डार साहब मसालियत पसंद आदमी है और उन्होंने हमारे साथ जब मुज़ाकरात किए थे तो बड़े अच्छे
उन्होंने जो है वो उसमें कंट्रीब्यूट किया था। बट मेरे ख्याल में देखें, नून लीग का ये कहना कि सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट जिम्मेदार है, ये भी दुरुस्त नहीं है, और जाहिर है कि उनकी मर्जी के बगैर भी नहीं कुछ हो सकता होगा, ये भी बात उसमें भी वजन है। बट जो भी है, आपने मेरे ख्याल में जो भी हमारे जो बड़े करैक्टर्स हैं, नवाज शरीफ है, इमरान खान है, एस्टैब्लिशमेंट है, जरदारी साहब, ये 4 बड़े करैक्टर्स हैं। और अब मेरा ख्याल है मौलाना फजल रहमान को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये 5 लोग हैं, ये 5 लोग मुज़ाकरात करेंगे तो कोई बात निकलेगी। एक आध आदमी भी मिसिंग हो तो मुज़ाकरात मजेदार नहीं होंगे। ओके। अच्छा, अब आप उस तजवीज़ की तरफ आते हैं जो आप भी कह रहे हैं, कौमी हुकूमत। इससे पहले मैं बहुत अरसे से इस्लामाबाद से हमारे दोस्त बता रहे होते कौमी हुकूमत की बात चल रही है, कौमी हुकूमत की। तो मैं जवाब में ये कहता हूँ कि भाईजान अभी क्या है, अभी कौमी हुकूमत ही नहीं है क्या? सारे तो इख्तिदार में है सिवाय PTI के, या मौलाना साहब को भी चले ऐड कर लें। तो अगर कौमी हुकूमत आएगी तो उस सेटअप में और सेटअप में एक ही फर्क होगा ना कि उसमें PTI भी किसी ना किसी तरीके से या अमलन हिस्सेदार होगी या उनकी रजामंदी का कोई बंदा हिस्सेदार होगा, बस यही है ना। तो क्या इस वक्त निजाम एस्टैब्लिशमेंट PTI को हुकूमत का हिस्सा किसी भी तौर पे बनाने पे तैयार है क्या? तो फिर मुल्क का 70% लोग तो अगर PTI शामिल नहीं है तो 70% पाकिस्तान तो शामिल नहीं है ना फिर हुकूमत में। फिर तो 30% लोग हुकूमत कर रहे हैं ना, और मौलाना को भी डाल लें तो फिर तो बिल्कुल ही मामला और जो है वो हो जाता है। सो एक सूबा तो पूरा ही निकल गया ना आपका। सो इस वक्त की जो हुकूमत है उसको कौमी हुकूमत तो खैर हरगिज नहीं कहा जा सकता, उसको चुने हुए लोगों की हुकूमत कहा जा सकता है। और कौमी हुकूमत इन द सेंस कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज हुकूमत में तो बैठी है ना, मतलब जैसे बैठी है ना हुकूमत में, माइनस PTI जो कि सब पॉलिटिकल पार्टीज तो एक बंदे की पॉलिटिकल पार्टी बना लें तो वो तो फिर पार्ट नहीं ना हुआ, रिप्रेजेंटेशन की बात है ना। इट्स लाइक PTI वर्सेस रेस्ट है ना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स। जब तक इमरान खान की पॉलिटिकल हैसियत को मानते नहीं है, उसको शामिल नहीं करते, देखिए इस्तेकाम कैसे आ सकता है? मुझे कोई कॉमन सेंस बताए ना कि एक इमरान खान जिसके साथ इतनी बड़ा पाकिस्तान का मैच इस वक्त खड़ा है, अगर उसको निकाल देते हैं उसके बगैर इस्तेकाम कैसे आएगा? आपकी तजवीज़ क्या है कौमी हुकूमत की? क्या किया जाए? व्हाट एग्जैक्टली क्या करें? उसका अमली खाका क्या? तजवीज़ तो यह है कि देखें, आप सूबाई हुकूमतें बरकरार रख लें, क्योंकि नवाज शरीफ साहब मरियम बीबी को रखना चाहते हुए होंगे और उनको चाहते होंगे वो कामयाब हो। KP में PTI है, सिंध में पीपल्स पार्टी है, सो इक्वली और फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड गवर्नमेंट्स हैं। ठीक। उसके बाद आप तीनों जो बड़े लीडर हैं इनके साथ मिलके, फजल रहमान साहब के साथ मिलके एक बंदा आप प्राइम मिनिस्टर जो है वो चूज कर ले और पार्लियामेंट इस निज़ाम की तौसीक कर दे। 9 महीने ये चल जाए, उसमें ECP नया बन जाए, उसमें आपने जो जुडिशरी के बारे में अमेंडमेंट्स हैं वो इत्तफाक राय से हो जाएं, और उसके बाद 12वें महीने में ये इलेक्शन होके आप जो इलेक्शन जीते 1 साल मिल जाएगा, 1 साल इकट्ठे हुकूमत करेंगे, IMF का प्रोग्राम भी जो है उसको कर देंगे, सारे साइन ऑफ कर देंगे, उससे एक थोड़ा सा टेम्परेचर भी नीचे आ जाएगा, सबको मौका मिल जाएगा अपनी पॉलिटिक्स दोबारा खड़ी करने का, और अब बाकी अपना अपना जोर लगा लें। और हकीकत से कितना करीब नजर आता है आपको ये तजवीज़? मेरे ख्याल में तो ये देखें काफी एग्रीबल तजवीज़ है, क्योंकि खान साहब को भी 6-8 महीने चाहिए पार्टी को रीग्रुप करने के लिए, क्योंकि मौजूदा पार्टी जो है वो खान साहब की पार्टी उस तरह से है नहीं। ये पार्टी तो स्ट्रेंजर्स के ऊपर है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल खान साहब जानते भी नहीं होंगे। सो इसलिए खान साहब को भी 6-8 महीने चाहिए, और नवाज शरीफ साहब को भी और जरदारी साहब को भी थोड़ा अपनी पार्टीज को रीग्रुप करने का एक मौका। एग्रीबल आप कह रहे हैं कैसे होगा? यानी कि आप नून लीग को ये कह रहे हैं कि वो खुद अपने हाथों से शहबाज शरीफ साहब को मसनद वज़ारत उस्मा से उतारे और किसी ऐसे बंदे को नामजद कर दे जिस पर खान साहब का भी इत्तेफाक हो। नून लीग ये क्यों मानेगी? तो एग्रीबल कैसे हुआ ये? तो वसीम, अगर तो देखें ना, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि अगर तो आप समझते हैं कि सिस्टम सही चल रहा है और हर चीज ठीक हो गई है, इकोनॉमी भी वापस आ गई है, सियासत भी ठीक हो गई है, फिर तो मुज़ाकरात की जरूरत नहीं है, फिर तो ऐसे चलते रहें और इंतजार करें कि कब डिजास्टर आपको हिट करता है। और अगर समझते हैं कि नहीं, पाकिस्तान की सियासत में इस्तेहकाम की जरूरत है, पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम की जरूरत है, आपने इमरान खान को 2 साल में याद तो देखे ना, उसका पॉलिटिकल ऑल्टरनेट बना लिया होता, वो बना नहीं है। उल्टा इमरान खान के आज 2021 के पोल्स उठा के देख लें, 24 के पोल्स उठा के देख लें, तो इसमें तो मेरी और आपकी बहस नहीं है ना कि इमरान खान आज 21 से बहुत ज्यादा पॉपुलर है। हाँ। आप अगर तो हम ये समझते हैं कि इमरान खान के बगैर सियासी इस्तेहकाम आ सकता है, फिर तो देखे ना, मैं बहस से आउट हूं, क्योंकि मैं नहीं समझता हूं नहीं आ सकता। इमरान खान इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ
पाकिस्तान पॉलिटिक्स। आप उसको कभी हम कह देते हैं कि मिलिट्री को अभी इमरान खान को कौन सा बेचारी को सिविलियन कोर्ट ट्राई कर रही है, ये भी बेचारे जज जिस तरह बैठे होते हैं, आप कभी जाके देखे ना जज वहां पे बेचारे क्या ऐसे बैठे हैं, बिल्ली जैसे उनको जो है खा जाएंगी। तो ये इस वक्त जो हालात है कोई उसमें जो है वो इस्तेकाम नहीं है। आप इंतजार कर रहे हैं कि डिजास्टर जब तक हिट नहीं करता हम बैठे हैं, तो फिर आप बैठे रहें, फिर तो देखें हम आप कुछ नहीं कर सकते। और अगर मैं ये कहूँ तो ठीक है कि आपकी ये राय है जो कि बिल्कुल आपने ज़ाहिर है उसको दलाइल के साथ अपने तौर पे बताया है कि जनाब वो इंटीग्रल पार्ट है सिस्टम का और उनके बगैर निज़ाम नहीं चल सकता। अगर मैं ये कहूँ तो आप एग्री करते हैं नहीं करते, ऐसा होना चाहिए या नहीं, इस पर बहस नहीं कर रहा, कि इस वक्त निज़ाम की सोच इसके बिल्कुल अपोजिट है कि इनके साथ ये नहीं चल सकता, ये जो है ना मुल्क के लिए नुकसानदेह और जो कुछ चलाना है इनके बगैर ही चलाना है। सोच यही एग्जिस्ट करती है। ठीक है, जो जिस तरह मैंने आपसे अर्ज किया कि 2 साल हो गए हैं, तो फिर 2 साल में ऑल्टरनेट बन जाना चाहिए था ना इमरान खान का, वो नहीं बना। तो अब आप कितना अरसा और लगाना चाहते हैं? आप 6 महीने और लगा लें, आप 8 महीने और लगा लें। जितना आप टाइम लगाते जाएंगे उतना ही आप डिजास्टर के करीब आते जाएंगे। तो जिस तरह अब मेरे ख्याल में, तो मैं आपको पहले ये कह रहा हूं कि मेरे ख्याल में प्रिवेलिंग सोच यही है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने स्ट्रीट फोर्स वगैरह खत्म कर दी है तो ऐसे ही चलता रहे, स्ट्रीट पावर खत्म हो गई है तो ऐसे ही चलता रहे। लेकिन इसमें जाहिर है कि इसमें तब्दीली की जरूरत है, और जितने पॉलिटिशियंस कम अज कम जो हुकूमत में हैं, जब वो प्राइवेटली हमें मिलते हैं तो उनकी सोच भी यही है, और वो समझते हैं कि मुल्क नहीं चल रहा सही और इसको एक पटड़ी पे लाने की जरूरत है। अब ये बात जाहिर है कि वो खुल के कितना कर सकते हैं कितना नहीं कर सकते, ये जरा आप मेरे से बेहतर जान। इमरान खान साहब, आपकी ख्याल आज की तारीख में उस तजवीज़ पे राजी है क्या जो आप कह रहे हैं कि जनाब पीटीआई को भी एश्योरेंस करा देनी चाहिए कि अगर हम इख्तिदार में आते हैं तो ना इस्टेब्लिशमेंट से ना अपने सियासी मुखालफिन से बदला लेंगे? खान साहब की ये सोच है कि आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में खान साहब से मेरी बात तो नहीं हुई इसके ऊपर, और अभी दोबारा मुलाकात होगी तो इंशाल्लाह बात भी मैं कोशिश करूंगा वहां पे अगर माहौल हुआ कि बात कर सकूं। लेकिन मुझे लगता यह है कि खान साहब को इस पे लाना जो है वो इम्पेरेटिव है, वो लाजम है, और खान साहब को ये बात करनी भी उनको जरूरी है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है कि हम सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और एस्टैब्लिशमेंट है वो खौफ में एक दूसरे के काम ना करें। वो एक निज़ाम के तहत जो है उनको भी यकीन हो कि एक निज़ाम के तहत हम चलेंगे। मुल्क निज़ाम, ये 21वीं सदी में मुल्क जो है वो निज़ाम के तहत होते हैं, अफराद के तहत नहीं होते। नहीं सर, टुवर्ड्स द एंड फवाद साहब, ये आखिरी बात, ये तो आपने कहा कि क्या होना चाहिए और क्या सोच है। बज़ाहिर क्या ये लग रहा है आपको, आखिरी 1-1.5 मिनट है कि फैज़ अमीर साहब का मामला इस तरह आगे बढ़ा है, प्रेस रिलीज में इस तरह बताया गया है, सो अगले कुछ हफ्तों में शायद फैज़ अमीर साहब के मुतालिक एक वाज़ेह फैसला आएगा और फिर उस फैसले की बुनियाद पर खान साहब की गिरद भी घेरा तंग होगा, ये लग रहा है आपको बज़ाहिर? नहीं, मुझे नहीं लगता कि खान साहब को इसमें लाना, क्योंकि आसान भी नहीं। अगर आप खान साहब को मिलिट्री कोर्ट से ट्रायल करेंगे, जिस तरह मैंने कहा कि पहले ये जो ट्रायल हो रहे हैं ये भी तो कौन सा कोई इंडिपेंडेंट जजेस कर रहे हैं। सो जो अगर खान साहब को आप मिलिट्री कोर्ट से ट्रायल लाएंगे बगैर किसी वजह के, आप इदारे को एक इतने बड़े इंटरनेशनल स्कोप में लेके आएंगे जिसकी जरूरत नहीं। और मुझे नहीं लगता आपके ख्याल में सिर्फ फैज साहब को सजा होगी और मामला उससे आगे नहीं बढ़ेगा, खान साहब तक नहीं आएगा? वो तो खैर जाहिर है उनकी कोर्ट है, उनका अपना सिस्टम है, उसका मुझे नहीं पता सजा होगी नहीं होगी या कैसे वो चलेगी। लेकिन ये मेरे ख्याल में इमरान खान को इसमें लाना जो है वो एक इंटरनेशनल इशू बन जाएगा, जो मेरा नहीं ख्याल कि इदारे के भी इंटरेस्ट में नहीं है, मुल्क के इंटरेस्ट में भी नहीं है, और लोग भी नहीं चाहेंगे कि इसको इस तरह से आप कंट्रोवर्शियल करें। आपके ख्याल में ये होना भी नहीं चाहिए और ये होगा भी नहीं आपके ख्याल में? मेरा ये ख्याल है कि होना भी नहीं चाहिए और होगा। लेट्स सी। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। फवाद साहब हमसे बात कर रहे थे, अपनी राय दे रहे थे। आपने देखा है लाइव शोज में आमतौर पर लोगों के बच्चे आ जाते हैं, आज पहली मरतबा एक बिल्ली का बच्चा भी आ गया, मैं उसके लिए माजरत खाऊँ, लाइव शो में होता है। ज़िंदगी सेहत रही तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।